ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ बच्चे ही गलत हों। कभी कभी माता पिता भी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका नुकसान उनके बच्चों को भुगतना पड़ जाता है। और आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मिर्ज़ापुर और इसी मिर्ज़ापुर का एक थाना पड़ता है हालिया। हालिया थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भटवारी कला और इसी भटवारी कला गांव का रहने वाला सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। दरअसल सुरेंद्र के परिवार में कोई भी नहीं है, न पत्नी और न ही बच्चे। सुरेंद्र जो वन विभाग में नौकरी करता है, जिसकी तैनाती मटिहारी जंगल में है। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 13 अक्टूबर की। हर रोज़ की तरह सुरेंद्र जंगल में अपनी नौकरी करने के लिए तो जाता है, पर देर शाम तक जब अपने घर पे वापस नहीं आता है तो आखिरकार सुरेंद्र का भतीजा संजय सिंह अपने चाचा के नंबर पे फ़ोन करता है। पर अब सुरेंद्र का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए संजय अपने चाचा को ढूंढते हुए जंगल में जाता है, हर जगहों पे जाकर के ढूंढता है। जब सुरेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, संजय अपने तमाम रिश्तेदारों में भी पूछताछ करता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी सुरेंद्र ना तो घर पे आता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है जब सुरेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार संजय अब थाने में जाने की तैयारी कर देता है। तभी 15 अक्टूबर को सुबह सुबह इलाके के चौकीदार इसी हालिया थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मटिहारी जंगल के नाले में 2 डेड बॉडीज पड़ा है, जिसमें एक पुरुष का है और एक महिला का है। चौकीदार जैसे इस तरह की बात कहता है, उसके बाद से पुलिस अपनी टीम के साथ फौरन जंगल के अंदर उस नाले पे पहुंच जाती है तो देखती है कि वाकई में नाले के अंदर 2 डेड बॉडीज पड़ा है। दरअसल दोनों के शरीर पे कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं था। पुलिस जब दोनों डेड बॉडी को बाहर निकालती है और डेड बॉडी को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के गले पे किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया है। दरअसल दोनों के चेहरे को भी बुरी तरीके से जला दिया गया था, जिससे उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। इधर इस बात की जानकारी जब मटिहारी गांव के लोगों को मालूम चलता है, धीरे धीरे लोग जंगल में इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस जब वहां पे मौजूद लोगों से उन दोनों डेड बॉडीज़ के बारे में पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस अब दोनों डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तभी थोड़ी दूरी पर पुलिस को एक फावड़ा और एक साइकिल मिलता है। पुलिस जब जांच पड़ताल करते हुए आगे जाती है तो देखती है कि झाड़ी में मानव शरीर का एक दिल पड़ा हुआ है, जिसे देख करके पुलिस भी एकदम से सहम जाती है। पुलिस इतना तो अंदाज़ा लगा लेती है कि जिसने भी इन दोनों की हत्या किया होगा उसका इन दोनों से काफ़ी गहरी दुश्मनी होगी। दरअसल डेड बॉडी को देख करके साफ मालूम चल रहा था कि उन दोनों की हत्या लगभग 2 से 3 दिन पहले की गई होगी। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी तभी वहाँ पर संजय सिंह भी पहुँच जाता है। संजय जब उस व्यक्ति की डेड बॉडी को देखता है, देखकर शिनाख्त कर लेता है और चीख चीख करके रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह की जब शिनाख्त कर लेता है उसके बाद से पुलिस अब संजय से उस महिला के बारे में पूछताछ करती है। संजय जब उस महिला की डेड बॉडी को देखता है तो देखकर उसे भी पहचान लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस महिला का नाम ननकी देवी है। दरअसल ननकी देवी जो इसी मटिहारी गांव की रहने वाली है। ननकी देवी के परिवार में सिर्फ उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। पति जो बहुत साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। बेटी की नाम है काजल, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और बेटे का नाम है मिथिलेश। मिथिलेश जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। दोनों की डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है उसके बाद से पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर संजय के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। धीरे धीरे लगभग 1.5 महीने का समय गुजर जाता है, पर बावजूद इसके अपराधियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही 1.5 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार
25 दिसंबर को इस ब्लाइंड मर्डर केस में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। दरअसल पुलिस को सर्विलांस के थ्रू मालूम चलता है कि जिस दिन दोनों की हत्या की गई थी वहाँ पे 2 मोबाइल नंबर एक्टिव था। पुलिस जब दोनों नंबरों का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें से एक नंबर सुरेंद्र के ही नाम पर रजिस्टर्ड था और दूसरा नंबर ननकी देवी के बेटे मिथिलेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जब मिथिलेश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि घटना से कुछ दिन पहले तक मिथिलेश ने एक ही नंबर पर कई बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी लक्ष्मण काले के नाम पर रजिस्टर्ड है। लक्ष्मण जिसकी उम्र है लगभग 42 साल, जो पोखड़ौर गांव का रहने वाला है। दरअसल ये लक्ष्मण कोई और नहीं बल्कि ननकी देवी के बेटी काजल का ही ससुर है। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है 25 दिसंबर को ही पुलिस सबसे पहले मिथिलेश के घर पे जाती है। पर पुलिस जब मिथिलेश के घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि मिथिलेश अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस पखड़ौर गांव लक्ष्मण के घर पे पहुंच जाती है और लक्ष्मण को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। पुलिस जब लक्ष्मण को लेकर के थाने में पहुंचती है और लक्ष्मण जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है तो देख करके थरथर कांपने लगता है। पुलिस जब लक्ष्मण से ननकी देवी और सुरेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो लक्ष्मण भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन लक्ष्मण जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इसमें गलती किसकी थी। दरअसल ननकी देवी का पति जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है उसके बाद से ननकी देवी बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती है। दोनों बच्चों की परवरिश कर लेती है। बड़ी बेटी काजल जब बड़ी हो जाती है रीति रिवाज के तहत उसकी शादी भी कर देती है। लेकिन ननकी देवी का पति जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है उसके बाद से ननकी अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। ननकी देवी भी जो इसी जंगल में दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी, एक दिन जंगल में जब काम करने के लिए जाती है तो ननकी देवी की मुलाकात सुरेंद्र से होती है। दरअसल सुरेंद्र का भी सेम वही हाल होता है क्योंकि सुरेंद्र की भी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। चूँकि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, जंगल में जब दोनों की मुलाकात होती है पहले दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और आखिरकार एक दिन ऐसा समय भी आता है जब जंगल के अंदर ही दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल दोनों को जब भी मुलाकात करने का मन करता है, जंगल में उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता है, मौका बेहतर मिल जाता है और जंगल में ही दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है धीरे धीरे इस बात की जानकारी मटिहारी गांव के लोगों को मालूम चल जाता है। इधर ननकी देवी के गांव के लोगों को जब मालूम चलता है लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे ये बातें ननकी देवी के बेटे मिथिलेश के कानों तक पहुंच जाती है। मिथिलेश को जब अपने मां के करतूतों के बारे में मालूम चलता है उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। इसीलिए मिथिलेश भी अब सच्चाई पता लगाने लगता है। पर मिथिलेश जब सच्चाई पता करने की कोशिश करता है आखिरकार मिथिलेश को ये मालूम चल जाता है कि दरअसल गांव के लोग झूठी बातें नहीं कर रहे हैं। मिथिलेश को जब मालूम चलता है कि उसकी मां का सुरेंद्र के साथ में इस तरह का रिश्ता चल रहा है, ये जानकर मिथिलेश को काफ़ी बुरा लगता है। इसीलिए मिथिलेश एक दिन इस बारे में अपनी मां ननकी देवी से बातचीत करता है। इस रिश्ते के बारे में मिथिलेश जब अपनी मां से पूछताछ करता है तो ननकी देवी भी अपने बेटे से झूठ नहीं बोलती है बल्कि सारी सच्चाई उसके सामने रख देती है। मिथिलेश अपनी मां को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि इस तरह के रास्ते पे चलना बंद कर दो क्योंकि गांव में हमारी काफ़ी बेइज्जती हो रही है। लेकिन ननकी देवी अपने बेटे के बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। मिथिलेश जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, जब उसकी मां बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, आखिरकार मिथिलेश अब अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी मां के साथ साथ सुरेंद्र को भी हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। हालांकि मिथिलेश दोनों को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर देता है लेकिन यह काम उसके अकेले बस का नहीं था। इसीलिए मिथिलेश अब अपने इस षड्यंत्र में अपनी बहन के ससुर लक्ष्मण को भी शामिल कर लेता है। लक्ष्मण भी मिथिलेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से दोनों मिल करके ननकी देवी और सुरेंद्र को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत 13 अक्टूबर को मिथिलेश कुछ नमकीन और शराब की बोतलें खरीद करके लक्ष्मण के साथ जंगल में जाता है और फिर अपनी मां और सुरेंद्र के साथ बैठ करके शराब पीने लगते हैं। दरअसल मिथिलेश की मां भी जो शराब पीने की आदी होती है। चारों जब एक साथ बैठ करके शराब पीते हैं तो मिथिलेश और लक्ष्मण अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज़्यादा मात्रा में ननकी देवी
और सुरेंद्र को शराब पिलाते हैं। जब शराब खत्म हो जाती है, इधर सुरेंद्र भी नशे में चूर हो जाता है। उसके बाद से सुरेंद्र जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे जा कर के सो जाता है। पर जैसे ही वो नशे में चूर होता है, इधर मिथिलेश को जैसे ही मौका मिल जाता है, बगल से फावड़ा उठा करके ले जाता है और सोते वक्त ही सुरेंद्र के गले पे काफ़ी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से सुरेंद्र की चीख भी नहीं निकल पाती है। पर ननकी देवी जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, इस प्रकार से डर जाती है कि अब वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती, सुरेंद्र और लक्ष्मण दोनों जा कर के ननकी को भी पकड़ लेते हैं और उसी फावड़े से ननकी देवी के भी गले पे चला देते हैं, जिसकी वजह से ननकी देवी की भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। दरअसल मिथिलेश सुरेंद्र से इतना काफ़ी नफरत कर चुका था कि जब उसकी मौत हो जाती है, उसी फावड़े से सुरेंद्र के सीने पे भी वार करता है और उसके शरीर के अंदर से दिल को निकाल कर अपने हाथ में ले लेता है। और हाथ में लेने के बाद सुरेंद्र की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि इसी दिल में तूने मेरी माँ को बसा रखा था, आज मैं इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया हूँ। उसके बाद से उस दिल को लेकर के बगल के झाड़ी में फेंक देता है और फिर दोनों की पहचान मिटाने के लिए दोनों के ही शरीर के कपड़े उतार लेते हैं और उन दोनों के मुंह पे डाल करके आग के हवाले कर देते हैं। उसके बाद से मिथिलेश और लक्ष्मण दोनों मिलकर के दोनों की डेड बॉडी को लेकर के जंगल के अंदर ही नाले में फेंक देते हैं और वहाँ से अपने घर चले आते हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र का मोबाइल भी ले लेते हैं, उसे स्विच ऑफ करने के बाद जंगल में ही फेंक देते हैं। पर जैसे ही इधर 3 दिन के बाद इस बात की जानकारी मिथिलेश को मालूम चलता है कि दोनों की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो चुकी है और पुलिस ने डेड बॉडी का शिनाख्त भी कर लिया है, मिथिलेश डर जाता है। इससे पहले कि पुलिस मिथिलेश के घर पे जाती, मिथिलेश अपना घर छोड़ करके फरार हो जाता है। वाकई में लक्ष्मण जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस लक्ष्मण को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद से पुलिस अब मिथिलेश के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। मिथिलेश कैसे भी अपने आप को बचते बचाते आखिरकार एक दिन कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है, जहां से मिथिलेश को भी जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर कुछ अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है संजय खंदारे। संजय खंदारे जो अहमदनगर महाराष्ट्र प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं महेश रस्तोगी। महेश रस्तोगी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो रोमानिया में रह कर के अपना ड्यूटी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं महबूब अली। महबूब अली का एक बेटा है जिनका नाम है शाह आलम। महबूब अली जो मथुरा गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।